पेरू के समुद्र तटों पर एक मछुआरा अपनी नाव पर सवार होकर निकलता है और अपना जाल फेंकता है। अचानक जाल को पानी में किसी चीज से नीचे खींच लिया जाता है और आदमी साथ गिर जाता है। वह जाल को पुनः प्राप्त करने के लिए नीचे तैरने का फैसला करता है, जो चट्टानों के एक गुच्छे पर फंस गया है। हालांकि मछलियों का एक विशाल झुंड उसे घेरना शुरू कर देता है और फिर उसे मार देता है। स्कॉटलैंड में जीव विज्ञानी चार्ली जर्मनी में समुद्री जीव विज्ञान संस्थान द्वारा भेजे गए एक शोध मिशन पर है। उसका सहकर्मी रहीम ओव्स का उपयोग करके समुद्र तल के एक विशिष्ट खंड को मैप करने के लिए अपने निर्देश भेजता है, जो स्वायत्त पानी के नीचे के वाहन है। उस समय चार्ली कंप्यूटर पर एक अलार्म देखता है और पाता है कि ओएस में से एक ने काम करना बंद कर दिया है। इसकी जांच करने के लिए एक नाव पर निकलता है। यह पता चला है कि ओव एक बॉय की जंजीरों में फंस गया है। इस प्रकार चार्ली इसे सुलझाने के लिए पानी के नीचे गोता लगाता है। जैसा कि वह काम करती है, वह अपने आसपास कुछ अजीब महसूस करने में मदद नहीं कर सकती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख सकती है। घबराकर वह जल्दी से अनटैचिंग खत्म करती है और फिर से सामने आती है, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसकी नाव उससे दूर चली गई है। चार्ली जितनी जल्दी हो सके तैरता है और समय पर वापस आ जाता है। कुछ समय बाद चार्ली को सहकर्मियों जेस और थॉमस मिलते हैं, जो उसे ओव को फिर से चालू करने में मदद करेंगे। थॉमस जलने को देखकर आश्चर्यचकित है अंदर के हिस्से, लेकिन चार्ली कसम खाता है कि उसे नहीं पता कि यह कैसे हुआ। मरम्मत होते ही दोनों चले जाते हैं और अब चार्ली बहुत अकेला महसूस करता है। इसलिए वह एक पब में जाती है, जहां वह मछुआरे डगलस से मिलती है और वे एक साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह चार्ली डगलस को मरम्मत किए गए ओवे को लॉन्च करने के लिए अपने साथ ले जाता है। यह ठीक हो जाता है, लेकिन उनके जाने से पहले डगलस पानी में तैरते हुए कुछ अजीब नोटिस करता है। चार्ली इसे पकड़ता है और इसे आग लगा देता है, क्योंकि वह इसके मीथेन हाइड्रेट की व्याख्या करता है, जो शैवाल द्वारा जारी किया जाता है और फिर जम जाता है। कभी कभी कुछ टुकड़े मुक्त हो जाते हैं और सतह पर तैरते हैं। हालांकि अब उनके आसपास बहुत सारे हैं। चार्ली सामान्य रिकॉर्ड करता है और बाद में इसे प्रोफेसर लेमन और उसके अन्य सहकर्मियों के विश्लेषण के लिए संस्थान को भेजता है। लेमन चार्ली से जांच करने के लिए कहता है कि क्या यह क्षेत्र में कहीं और हो रहा है। इस बीच कनाडा में लियोन और वैंकूवर मरीन इंस्टीट्यूट के एक सहकर्मी ने समुद्र तट पर एक मृत ऑर्का की खोज की, जिसके शरीर पर अजीब चोट के निशान थे जो केवल मनुष्यों द्वारा बनाए जा सकते थे। यह जिस दिशा से आया था उसकी गणना करते हुए दोनों कोव में स्थानीय मछुआरे का दौरा करते हैं और सीखते हैं कि ओर्का ने उनकी नाव पर हमला किया, जो सामान्य व्यवहार नहीं है। मछुआरे के पास अपनी जान बचाने के लिए लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाद में लियोन एक नजर रखता है व्हेल ट्रैकर और चिंताओं पर, क्योंकि पलायन करने वाली व्हेल सामान्य समय पर दिखाई नहीं देती है, जो कभी नहीं होता है। यह स्थानीय पर्यटन के लिए भी परेशानी का कारण बन रहा है, क्योंकि कई लोग सिर्फ एक उच्च नाव की सवारी से आते हैं और व्हेल को देखते हैं। लियोन की प्रेमिका लिजी एक छोटी नाव चलाती है और चिंता करती है कि अगर व्हेल जल्द ही नहीं आती है तो उसे इसे बेचना पड़ सकता है। व्हेल आखिरकार दिखाई देती है। वह लिजी को बताने के लिए फोन करता है और यह सुनकर आश्चर्यचकित होता है कि वे सभी एक ही समय में पूरे तट पर आए हैं, जबकि लिजी रिपोर्टर एलिसिया सहित कुछ पर्यटकों को अपनी नाव पर बाहर ले जाती है। अपना शोध करने के लिए बाहर निकलता है और तब चौंक जाता है जब एक व्हेल जाने से पहले एक पल के लिए उसे घूरने के लिए सामने आती है। फिर लियो को पता चलता है कि लिजी की नाव की ओर एक बड़ी गति से कई ऑर्कास आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वह तुरंत यह जांचने के लिए उनके पीछे जाता है कि क्या हो रहा है। उस क्षण एक व्हेल पर्यटकों के लिए कुछ फ्लिप करना शुरू कर देती है, केवल अचानक सीधे नाव पर उतरने और इसे तोड़ने के लिए। दो लोग पानी में गिर जाते हैं और ऑर्कास उन पर भोजन शुरू करने के लिए पहुंचते हैं। लियोन अपनी नाव में अधिक से अधिक लोगों को लाने से पहले मदद के लिए फोन करता है। एलिसिया सवार होने में कामयाब हो जाती है, लेकिन लिजी एक बच्चे को बचाने के लिए वापस जाती है। वह छोटी लड़की को सुरक्षित रूप से नाव पर धकेल देती है। हालांकि इससे पहले कि वह भी कूद सके, एक ऑर्का उसे खा जाता है। इस बीच फ्रांस के एक रेस्तरां में एक शेफ झींगा मछलियों को खाना पकाने के लिए तैयार कर रहा है। वह अचानक नोटिस करता है कि उनमें से एक अजीब सफेद तरल पदार्थ निकाल रहा है और झींगा मछली भी इसे अपने चेहरे पर रगड़ती है। गुस्से में शेफ दो कर्मचारियों को इसकी देखभाल करता है और झींगा मछली कचरा निपटान में समाप्त होती है। जल्द ही शेफ अस्वस्थ महसूस करना शुरू कर देता है और ताजी हवा के लिए बाहर जाता है। केवल कुछ समय बाद जमीन पर गिर जाता है। कर्मचारियों में से एक को बुखार, काली उल्टी और दस्त के कारण अस्पताल भेजा जाता है। डॉक्टर सोफिया और सेसिल शेफ की मौत के बारे में सुनते हैं। उसी काली उल्टी के साथ पाया गया और शव परीक्षण के लिए अनुमति का अनुरोध किया। सेसिल को चिंता है कि यह रेस्तरां के कर्मचारियों के आसपास कुछ संक्रामक हो सकता है, इसलिए वह रसोइयों में से एक से बात करने जाती है और झींगा मछली की घटना के बारे में जानती है। बाद में वह झींगा मछली को संभालने वाले दूसरे रसोइये की जांच करने जाती है, जो आज काम से चूक गया है। दुर्भाग्य से जब तक सेसिल कुक के अपार्टमेंट में आता है, तब तक वह पहले ही मर चुकी होती है। वहीं अस्पताल में पहले कुक को कार्डियक अरेस्ट होता है और सोफिया अपनी टीम के साथ उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दुख की बात है कि वह ऐसा नहीं कर पाता है। इस बीच लियोन अपने दोस्त से निपटने की कोशिश कर रहा है जब वह एक खगोल भौतिकीविद से मिलता है।
वह सामंथा को बुलाया जो समुद्र की तुलना अंतरिक्ष से करती है और उसे अपना कार्ड देती है अगर उसे कभी किसी से बात करने की आवश्यकता होती है। फिर लियोन बंदरगाह के कार्यालयों का दौरा करता है और यह जानकर हैरान हो जाता है कि हम्पबैक व्हेल पूरे क्षेत्र में जहाजों पर हमला कर रही है। आमतौर पर वे केवल अपने बच्चों की रक्षा के लिए आक्रामक होते हैं, लेकिन यह संभोग का मौसम नहीं है और केवल बड़ी व्हेल को आसपास देखा गया है। लियोन ने यह भी नोटिस किया कि जहाज सामान्य से अधिक मांसपेशियों से ढके हुए हैं, इसलिए वह नॉर्वेजियन सागर में अपने शोध के लिए कुछ लेता है। प्रोफेसर सिगर को हवास्तात एनर्जी द्वारा किराए पर लिए गए एक चार्टर जहाज में लाया जाता है, जहां वह अपने पुराने दोस्तों कैप्टन जैस्पर और टीना से मिलता है, जो होविस पिताजी के अनुपालन अधिकारी के रूप में काम करता है। वे उसे उस क्षेत्र के फुटेज दिखाते हैं जहां हवास्ता गैस और तेल की तलाश कर रहा है, जिसे जमे हुए मीथेन के साथ खिलाने वाले बर्फ के कीड़े से ढक दिया गया है। खतरनाक गति से गुणा कर रहे हैं, लेकिन जब उनका कैमरा करीब आने की कोशिश करता है तो एक अजीब हस्तक्षेप रिकॉर्डिंग को बाधित करता है। बाद में सिगुर को इन कीड़े में से एक का करीब से अध्ययन करना पड़ता है और नोटिस करता है कि उनके पास सामान्य से अलग पंजे हैं। वे बड़े हैं और उनका प्रजनन भी तेजी से हो रहा है। वह टीना को बताता है कि यह एक नई प्रजाति होनी चाहिए और उसे क्षेत्र में एक विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए, लेकिन टीना मना कर देती है क्योंकि वह पहले उसके साथ काम करना चाहती है। सिगर ने मना कर दिया। उनका एक अतीत है और क्योंकि वह होविस को पसंद नहीं करता है, पर्यावरण के खिलाफ पिताजी की छायादार प्रथाएं, लेकिन टीना का कहना है कि वह जानकारी छिपाने से बचने के लिए उसे सभी रिपोर्टों पर हस्ताक्षर करने देगी और वह स्वीकार कर लेता है। बाद में सिगुर और टीना अपनी खोज को लेमन की प्रयोगशाला में लाते हैं और वह सहमत होती है कि यह एक नई प्रजाति होनी चाहिए। वास्तव में परेशान करने वाला हिस्सा यह है कि ये कीड़े समुद्र तल पर बर्फ के माध्यम से जा रहे हैं, भले ही उनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे कि वे आत्मविनाश कर रहे हों। टीना को एक स्टेट होने के लिए इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए और रहीम नाराज हो जाता है कि एक कंपनी को दुनिया के लिए नई खोजों को जारी करने से पहले एक बात मिलती है। बाद में सिगुर और टीना होवास्टार्ट के सदस्यों के साथ एक बैठक करते हैं जो जानना चाहते हैं टीना को विश्वास है कि उन्हें निर्णय लेने से पहले अधिक नमूने की आवश्यकता है, इसलिए बोर्ड एक और यात्रा को मंजूरी देता है। बाहर जाने पर सीगर टीना को उसे घर ले जाने की पेशकश करता है, लेकिन वह यह देखकर निराश हो जाता है कि उसका प्रेमी पहले से ही उसके लिए वहाँ है। अपने दूसरे अन्वेषण के दौरान कैमरे से पता चलता है कि कीड़े और भी बड़े हो गए हैं। एक परीक्षण के रूप में वे जहाज के ड्रिल को सक्रिय करते हैं, लेकिन यह तुरंत खराब होना शुरू हो जाता है। अचानक पानी के नीचे कुछ विस्फोट होने से पहले जहाज हिलना और लहराना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद वे इस मुद्दे को फिर से लेमन के पास लाते हैं और वह बताती है कि ड्रिल ने इसे जारी किया। मीथेन और विस्फोट के बाद अगर जहाज छोटा होता तो यह नष्ट हो गया होता। स्कैन पर वे जो देख सकते हैं उससे बैक्टीरिया मैट भी बर्फ के माध्यम से अपना रास्ता खा रहा है और यदि वे समुद्र तल के तल तक पहुंचते हैं तो यह समुद्री जीवन के लिए विनाशकारी होगा। क्योंकि यह गंभीर हो रहा है, टीना सिगर को ऊर्जा परिषद की बैठक में अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अन्य वैज्ञानिकों ने भी चार्ली को कीड़े वापस देखे हैं। वह पब में कुछ काम कर रही है और डगलस के साथ ब्रेक लेने से पहले जेस को जन्मदिन का संदेश भेजती है। जेस वर्तमान में थॉमस के साथ एक नाव में एक और अभियान पर काम कर रही है और जब जेस चार्ली का संदेश देखती है तो वह उसके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। अचानक कंप्यूटर खराब होने लगते हैं और स्क्रीन पर अजीब रीडिंग दिखाई देती है। जहाज हिलना शुरू कर देता है क्योंकि नीचे समुद्र एक अजीब स्थिरता लेता है और इसे निगल जाता है, जिससे थॉमस और जेस मारे जाते हैं, जबकि रहीम और चार्ली बुरी खबर सुनकर तबाह हो जाते हैं। समुद्र में अजीब चीजें होती रहती है। वेनिस में स्थानीय लोग यह जानकर हैरान हैं कि पानी अचानक जेलीफिश से भरा है। इस बीच लियो वैंकूवर संस्थान में एलिसिया और अन्य वैज्ञानिकों को मांसपेशियों के नमूने दिखाता है जो परिणाम देखकर चौंक जाते हैं। ये मांसपेशियां सामान्य और प्रजनन की दर से बहुत बड़ी होती है, बहुत तेज है, इसलिए वे एक नई प्रजाति या उत्परिवर्तन हो सकते हैं। वे उनमें से निकलने वाले एक सफेद पदार्थ को भी नोटिस करते हैं, इसलिए उन्हें इसका भी परीक्षण करना होगा। फिर लियो मृत औरता पर शव परीक्षण करने की अनुमति मांगता है क्योंकि भले ही यह अपने घावों से मर गया हो, यह अजीब व्यवहार है जिसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। संक्रमण के कोई संकेत नहीं है और इसके पेट में कुछ भी अजीब नहीं है। हालांकि लियोन मृत औरता के मस्तिष्क स्टेम में एक अजीब सफेद थक्का पाकर चौंक जाता है। उन्हें लगता है कि यह एक कवक होने की सबसे अधिक संभावना है, लेकिन उन्हें बाद में इसकी पुष्टि करने के लिए और भी अधिक परीक्षण चलाने होंगे। जबकि वे व्हेल के हमलों और अन्य विसंगतियों के पैटर्न का विश्लेषण करते हैं, लियोन पहचानता है कि वे सभी व्हेल के प्रवास पथ में हुए हैं। जवाब चाहते हुए लियोन अपने सहकर्मी और एलिसिया के साथ समुद्र के बीच में एक नाव लेता है जहां वह गोता लगाता है और व्हेल के बर्तन को पाता है जिसे वह ट्रैक करता है। बहुत सावधानी से सोते हुए वह उनकी एक पीठ पर कैमरा रखने में कामयाब होता है, लेकिन अचानक वे जाग जाते हैं और अजीब तरह से अभिनय करना शुरू कर देते हैं। लियोन जल्दी से तैरता है और नाव पर लौटता है जो व्हेल के टकराने से ठीक पहले निकल जाता है। कुछ समय बाद लियोन को सतर्क किया जाता है कि कैमरा व्हेल से बाहर आ गया है, इसलिए वह इसे फ्रांस में समुद्र से पुनः प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। सेसिल 3 रसोइयों के रक्त पर कुछ परीक्षण चलाता है और यहाँ तक कि अपने स्वयं के रक्त से भी जांच करता है।
सोफिया को रिपोर्ट करता है कि यह विब्रियो वल्लिफिकस नामक एक जीवाणु है जो रक्त के संपर्क में आने पर विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करता है और संक्रमण का कारण बनता है। हालांकि ये संक्रमण बहुत कम घातक होते हैं और इन 3 लोगों में एक नया उत्परिवर्तन होता है जो वास्तव में खतरनाक दर से व्यक्ति के रक्त का उपभोग करता है। सोफिया ने उसे सूचित किया कि उसने तट पर एक रेस्तरां में समान लक्षणों के साथ अधिक मौतों के बारे में सुना है, इसलिए यह पास में एक कार धोने में फैल रहा है। एक कर्मचारी को चक्कर आने लगता है क्योंकि एक ग्राहक उस पर चिल्लाता है, केवल अचानक काली उल्टी फेंकता है और गिर जाता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है जहां सोफिया नोटिस करती है कि इस तरह के 2 और मामले आ रहे हैं। वह सेसिल के साथ सिद्धांतों पर चर्चा करती है जो यह त्याग देता है कि संक्रमण हवा में हो सकता है क्योंकि उनके पास और भी बीमार लोग होंगे। फिर यह उसे मारता है। संक्रमण पानी की प्रणाली में होना चाहिए क्योंकि झींगा मछली को कचरा निपटान में फेंक दिया गया था, जबकि विशेष टीम कार धोने को बंद कर देती है और पानी के नमूने लेती है। सेसिल अपने बच्चों को अपने पूर्व पति के साथ रहने के लिए भेजती है और उन्हें नल का पानी नहीं पीने की याद दिलाती है। इस बीच सिगुर मिफुने इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि सातो से मिलने के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा करता है। सिगुर जानता है कि वे महासागरों में हालिया परेशानी के लिए जहाजों को खो रहे हैं और उन्हें कीड़े के बारे में अपने निष्कर्षों के साथ एक लिफाफा देते हैं। बाद में सातो इस जानकारी को कंपनी के मालिक मिफुने के पास ले जाता है, जिससे पता चलता है कि वे पहले से ही कीड़े के बारे में जानते थे। मिफुने ने अपने कर्मचारियों को यह पता लगाने का आदेश दिया कि सिगुर की वफादारी कहाँ है क्योंकि होवास्काट प्रतियोगिता है। शाम को सीगर टीना से मिलता है और यह जानने की मांग करता है कि क्या वह वास्तव में केवल उसे काम के लिए देखना चाहती थी। टीना स्वीकार करती है कि उसने उसे याद किया और वे एक साथ रात बिताते हैं। अगले दिन सातो सिगुर को फोन करता है और अपनी जानकारी साझा करता है। उन्होंने चीन, जापान और भारत में एक ही कीड़े पाए। सातो का यह भी अर्थ है कि हवास के पास अन्वेषण लाइसेंस नहीं है और टीना ने उससे झूठ बोला था। सेकंड बाद सिगर को सातो से एक वीडियो मिलता है जो दिखाता है कि होमस्टेड की प्रथाएं प्रकृति के लिए हानिकारक है। सिगर टीना को अन्य क्षेत्रों में कीड़े के बारे में बताने के लिए फोन करता है, लेकिन वीडियो का उल्लेख नहीं करता है। उनकी बातचीत अचानक समाप्त हो जाती है क्योंकि टीना वर्तमान में अपने प्रेमी के साथ है, जिसे नहीं पता कि उसने जर्मनी में उसे धोखा दिया है। चार्ली संस्थान में लौटता है क्योंकि वह रहीम और लेमन के साथ जेस और थॉमस डूबे जहाज की खोज के फुटेज देखना चाहता है। शव अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन कैमरे में जहाज के चारों ओर एक रहस्यमय सफेद पदार्थ तैरता हुआ दिखाई देता है जो स्पष्टीकरण से परे है। कनाडा में उसी समय लियोन और उसके सहकर्मी वेल कैमरे के फुटेज में वेल को देखा जा रहा है कि वे सामान्य से अधिक गहराई में गोता लगा रहे हैं। अंत में वे एक अजीब ध्वनि में वेल के चारों ओर एक ही सफेद पदार्थ पाते हैं जो वेल गीत की तरह कुछ भी नहीं लगता है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका में एक युगल समुद्र तट पर एक अच्छा पल बिता रहा है जब अचानक लड़की को एक बकवास से काट दिया जाता है। वे मुड़ते हैं और समुद्र से निकलने वाले और शहर पर आक्रमण करने वाले केकड़ों की एक पागल मात्रा को नोटिस करते हैं। दंपति बाइक पर भागने की कोशिश करता है, लेकिन केकड़ों के चारों ओर से सड़कों पर गिरने के बाद वे गिर जाते हैं। फ्रांस में सोफिया और सेसिल सरकार को अपनी खोज समझाते हैं, लेकिन उनके पास अभी तक इसका इलाज नहीं है। वे सभी मछली पकड़ने को रोकने और पानी की प्रणालियों को बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन सरकार संभावित आर्थिक परिणामों के कारण ऐसा नहीं करना चाहती है। बाद में सेसिल समाचार देखता है और सीखता है कि वही केकड़ा आक्रमण अब ब्राजील, जापान, भारत और मोरक्को में भी हो रहा है। सिगुर पर लौटें। वह और टीना बर्फ के कीड़े के प्रसार का पता लगाने के लिए फिर से जैस्पर के जहाज पर चढ़ते हैं। स्क्रीन से पता चलता है कि क्षेत्र में बिल्कुल कोई जीवन नहीं है और जैस्पर पुष्टि करता है कि हवास जहाज पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ है। सिगुर टीना को बताता है कि हुबिस्टेक ने उससे झूठ बोला है और पाइप बिछाने की आड़ में उन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया है। टीना आहत है कि वह इस बारे में जानता था और उसे जल्दी नहीं बताया, उस पर विश्वास की कमी दिखाई। अफसोस की बात है, सिगुर स्वीकार करता है कि वह वास्तव में उस पर भरोसा नहीं करता है क्योंकि वे परेशानी भरे इतिहास को साझा करते हैं। इसलिए बहस तब तक होती है जब तक टीना चली नहीं जाती। बाद में जब सिगुर लहमैन को बताता है कि क्या हुआ, तो प्रोफेसर कहते हैं कि यह बहुत संभव है कि टीना को पता नहीं था। वह सिगुर को कहानी लीक न करने की सलाह भी देती है क्योंकि हवास सिर्फ टीना पर दोष लगाएगा। कनाडा में संस्थान को पता चला है कि उनकी अजीब मांसपेशियां मेडागास्कर, युगांडा और पैराग्वे में भी पाई गई है। उनके सदमे के लिए उन सभी के पास उनके समान आनुवंशिक बारकोड है जो असंभव होना चाहिए। उन्हें संदेह है कि व्हेल के मस्तिष्क में पाया जाने वाला सफेद पदार्थ वही है जो दूसरे दिन मांसपेशियों का रिसाव हो रहा था, लेकिन दुख की बात है कि यह हवा को छूते ही विघटित हो गया, इसलिए लियोन को एक और नमूना लेना होगा। लियोन बंदरगाह कार्यालयों में लौटता है, लेकिन इस बार उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र बन गया है। वह जाने का नाटक करता है, केवल कुछ सेकंड बाद बाढ़ पर कूदने के लिए लौटता है। दुर्भाग्य से वह पर्याप्त चोरी नहीं है और जल्द ही गार्ड उसका पीछा कर रहे हैं जब तक कि वे उसे गिरफ्तार नहीं करते। हालांकि पोर्ट का बॉस लियोन को एक मौका देता है और उसे सातों से बात करता है, जो जल्दी से चिंता करता है जब वह संस्थान की हर चीज
समय बाद एलिसिया बताती है कि उन्हें यह देखने के लिए अन्य संगठनों के साथ जांच करनी चाहिए कि क्या उन्होंने पहले वेल रिकॉर्डिंग में देखी गई ध्वनि सुनी है। इसलिए लियोन उसे फ्रांस में सामंथा से संपर्क करने के लिए कहता है। बायोहैजर्ड लेबल वाले बक्से का एक गुच्छा विश्वविद्यालय में लाया जाता है ताकि सेसिल मोलक्को से भेजे गए केकड़ों पर कुछ परीक्षण चला सके। उनके शरीर के अंदर एक ही अजीब सफेद पदार्थ होता है और जब वह इसे मानव रक्त के साथ परीक्षण करती है तो वही संक्रमण उस पर खिलाना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि यह सिर्फ पानी नहीं है, समुद्री भोजन भी उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं है। बाद में सेसिल और सोफिया ने चर्चा की कि शेल रंग इंगित करता है कि ये वेंट केकड़े हैं जो आमतौर पर जमीन पर जीवित नहीं रह सकते हैं। वे या तो एक उत्परिवर्तन या एक नई प्रजाति है। इस बीच चार्ली स्कॉटलैंड लौटता है और उसे पता चलता है कि उसके पास डूबने से ठीक पहले जेस का एक संदेश रिकॉर्ड किया गया है। अपने दोहक से निपटने के लिए वह इसे एक दो बार देखती है, केवल खिड़की पर दिखाई देने वाले सफेद पदार्थ की खोज करने के लिए। वह यह भी नोटिस करती है कि रिकॉर्डिंग में एक अजीब शोर है और जब वह इसकी तुलना पानी के नीचे के कैमरे से फुटेज से करती है तो वह पुष्टि करती है कि वे वही है। वह तुरंत रहीम को फोन करती है और उसे लहमैन के साथ इसे साझा करने के लिए कहती है। उसी समय सिगर्ड अपने काम के फोन पर टीना से संपर्क करने की कोशिश करता है क्योंकि वह नहीं उठाएगी। व्यक्तिगत नंबर केवल यह जानने के लिए कि वह अब हार्बरस्टेड में काम नहीं करती है। बाद में वह लेमन को देखने जाता है जो उसे बर्फ के कीड़े के कारण जापान में एक स्लाइड के बारे में बताता है। यह स्लाइड छोटी थी लेकिन यह बड़ी आपदाओं के होने का अलर्ट हो सकता है और सिगुर बताते हैं कि कीड़े केवल उन क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं जहां वे मानव जाति को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। लहमैन सोचता है कि यह पागल है लेकिन रहीम उसे चार्ली की खोज के बारे में बताने का मौका लेता है। हालांकि चार्ली को सुनने और मिलांतरंग दैर्ध्य देखने के बाद भी लेमन अभी भी सोचता है कि यह शांत संकेत पर एक ही गड़बड़ है और किसी भी चीज का संकेत नहीं है। चार्ली जोर देकर कहता है कि वह किसी चीज पर है और दिखाता है कि सभी जहाजों के डूबने से पहले घटना के ऊपर पानी के तापमान में वृद्धि हुई थी जिसे निष्क्रिय माना जाता है। लेमन यह मानने से इनकार करता है कि पृथ्वी पर एक बल है जो जहाज के वेंट से पानी ले सकता है और चार्ली पर चिल्लाता है, उसे जांच करने के लिए वहां जाने से मना करता है। कुछ समय बाद सिगुर को पता चलता है कि महासागर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने स्विट्जरलैंड में एक तत्काल बैठक बुलाई है। वह सातो को यह समझाने के लिए बुलाता है कि वह परिषद को देखने जाना चाहता है क्योंकि उसके पास एक सिद्धांत है कि ये सभी घटनाएं शायद जुड़ी हुई है और बदले में सातो उसे लियोन का नंबर देता है ताकि वे नोट्स की तुलना कर सकें। लियोन को साझा करने के लिए बुलाने के बाद उसे बड़ी बैठक में जगह दिलाने का वादा करें। उसके पास जो जानकारी है वह साधक घर जाता है और टीना को अंदर पाकर आश्चर्यचकित होता है। वह उस पर भरोसा नहीं करने के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन टीना सिर्फ कहती है कि वह झूठ बोलने से थक गई है और घोषणा करती है कि वह अकेले जा रही है। दुख दे सीगर उसे बताता है कि वह उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है लेकिन टीना जाने से पहले केवल अलविदा कहती है। बाद में सिगर लियोन के फुटेज की जांच करता है और महसूस करता है कि शोर एक सी की पहचान के समान है। वह जल्दी से इसे संस्थान को भेजता है और यह आगे के परीक्षण पर गहरे पानी को भेजने के लिए पर्याप्त सबूत है। लहमैन सिगुर को साथ जाने के लिए भी अधिकृत करता है जबकि सिगुर चार्ली को ओवन लियोन के फुटेज लाता है। संस्थान में हर किसी को नॉर्वे, डेनमार्क और स्कॉटलैंड के तटों के पास बनने वाली सुनामी के बारे में चेतावनी मिलती है। रहीम चार्ली से संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन वह सिगुर को अलविदा कहते हुए फोन पीछे छोड़ देती है जो अब उसी समय हेलीकॉप्टर में उड़ान भर रहा है जब डगलस चार्ली से मिलने पहुंच रहा है। लेमन सिगुर के संपर्क में आने में कामयाब होता है जो तुरंत पायलट को इंतजार करने के लिए कहता है। वह चार्ली को चेतावनी देने के लिए दौड़ता है जो उसे बचाने के लिए डगलस के पीछे जाना चाहता है लेकिन पर्याप्त समय नहीं है। सिगुर उसे हेलीकॉप्टर में खींचता है और वह उड़ जाता है। इसलिए चार्ली को अपने प्रेमी को मरते हुए देखना पड़ता है और उसके घर सो जाता है। दाएं इसी बीच टीना अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने के लिए उससे मिलने जाती है। वह समुद्र तट के पास है जब वह अचानक पक्षियों के एक झुंड को उड़ते हुए देखती है और पानी उसके सामने एक विशाल लहर बनाना शुरू कर देता है। क्षेत्र में हर कोई भागने लगता है और टीना अपने प्रेमी से मदद लेने की कोशिश करती है जो अकेले अपनी कार में भाग जाता है भले ही उसने उसे यह जानते हुए देखा था कि कोई उम्मीद नहीं है। टीना अपनी कार में बैठती है और सिगुर के लिए एक संदेश छोड़ती है कि मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती, इससे पहले कि लहर उसे भी मार दे। दुनिया भर के सभी समाचार आउटलेट इस आपदा को कवर करते हैं जिसके कारण हजारों मौतें हुई। चार्ली स्कॉटलैंड छोड़ देता है और रहीम उसकी देखभाल करने की कोशिश करता है जबकि सिंगर घर जाता है और टीना के संदेश को पाता है जिसके कारण वह टूट जाता है क्योंकि वह इसे दोहराता है। जल्द ही सेसिल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है जिसमें सामंथा, एलिसिया और सना भाग लेते हैं जबकि अन्य इसे टीवी पर देखते हैं। वह केकड़ों के बारे में जो कुछ भी पता चला है उसे साझा करती है और कैसे उसका मानना है कि यह सभी अजीब चीजों से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि यह भी कहा कि सुनामी के कारण होने वाली मौतों को रोका जा सकता था। सम्मेलन समाप्त होने के बाद सीगर ने सातो को सेसिल और लियोन दोनों के साथ बैठक के लिए पूछने के लिए बुलाया। शाम को सेसिल और सिगुर एक वीडियो कॉल के माध्यम से मिलते हैं और इन सभी घटनाओं के रणनीतिक होने की संभावना पर चर्चा करते हैं।
तार्किक रूप से नियोजित सेसिल ने यह भी सिद्धांत दिया कि जो कोई भी ऐसा कर रहा है वह पिछली घटनाओं से सीख रहा है, क्योंकि संक्रमित झींगा मछलियों को पकड़ लिया गया था, लेकिन केकड़े खुद शहर में आए थे। अगले दिन सिंगर संस्थान में लियोन, चार्ली, सेसिल और रहीम से मिलता है और वे लेमन को अपने सिद्धांत के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि एक रहस्यमय संवेदनशील प्राणी है जो सभी जानवरों को इन हमलों को मानवता पर वापस लाने के लिए समन्वय कर रहा है कि उन्होंने ग्रह को कैसे बर्बाद कर दिया है। हालांकि लेमन ने इसे मानने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह विज्ञान की सभी नींवों के खिलाफ जाता है, इसलिए वह परिषद के लिए सिगुर की प्रस्तुति का समर्थन नहीं करेगी। बाद में सिगुर ने सातो को सूचित किया कि लेमन नहीं आ रहा है, लेकिन सातो चिंतित नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है। रहीम और सेसिल थोड़ी देर के लिए बात करते हैं और सोचते हैं कि इस प्राणी की हरकतें रक्षात्मक है, आक्रामक नहीं। बाद में शाम को सिगुर लियोन के कंगन को नोटिस करता है और यहाँ उस पर प्रतीक के बारे में एक कहानी है जिसे उसकी माँ ने उसे अपनी जिज्ञासा के लिए दिया क्योंकि इसका मतलब अज्ञात है। सिगुर प्रतीक को पसंद करता है और इसे कागज पर खींचता है जिससे उसे रहस्यमयी प्राणी कहने के लिए प्रेरित किया जाता है। ओह! अगले दिन टीम परिषद में अपनी प्रस्तुति लाती है, यह समझाते हुए कि वे उसके साथ संपर्क करने के लिए धन चाहते हैं और इसे रोकने के लिए कहते हैं। दुर्भाग्य से परिषद ऐसा सोच, क्या आपके पास प्रकृति है? बदला लेने के लिए इंसानों पर हमला करना हास्यास्पद है। वे नहीं मानते कि पर्याप्त सबूत है और तथ्य पर संदेह है। टीम के पास होविस्टैड में मिफुने इंडस्ट्रीज से कनेक्शन है, लेकिन किसी भी वास्तविक विज्ञान संगठनों से कोई समर्थन नहीं है जिनके लिए वे काम करते हैं। निराशाजनक बैठक के बाद एलिसिया सामंथा को कुछ बड़ी खबर के साथ टीम से मिलने के लिए लाती है। समुद्र तटों के पास मिले इस अजीब संकेत को अंटार्कटिका और आर्कटिक महासागर में भी उठाया गया है। सामंथा टीम के सिद्धांत से सहमत है और उनके साथ जुड़ना चाहती है। इस बीच सातो और सिगुर ने मिफुने के साथ बातचीत की, जो सिद्धांत को भी मंजूरी देता है और परियोजना को निधि देने का फैसला किया है। बाद में सिगुर बाकी टीम को मिशन का विवरण बताता है, यह समझाते हुए कि यह बहुत खतरनाक है, इसलिए वह किसी को भी जज नहीं करेगा जो अब छोड़ना चाहता है। चार्ली का कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए उसके लिए स्वीकार करना आसान है, लेकिन रहीम उसे सूचित करता है कि वह इस परियोजना में शामिल नहीं होगा क्योंकि उसने पर्याप्त काम किया है, इसलिए अब वह अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता है। चार्ली धोखा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकता। बाकी टीम जाने के अलावा ऐसा करती है, लेकिन वे जाने से पहले अपने परिवारों से मिलने जाते हैं। सेसिल अपने बच्चों को खतरे के बारे में नहीं बताती है, लेकिन निजी तौर पर वह कुछ होने की स्थिति में अपने पूर्व पति के साथ सभी कागजी कार्रवाई की व्यवस्था करती है। सिगुर अपनी शाम टीना के संदेश को सुनने में बिताता है जब तक कि वह जल्द ही टीम जैस्पर के जहाज पर निकल जाती है और उनकी सभी जानकारी का विश्लेषण करके उन्हें कैलकुलेटर आर्कटिक महासागर में स्थित मॉली द्वीप में कहीं होना चाहिए। वे अपनी योजनाओं के बारे में सूचित करने के लिए मिफुने से संपर्क करते हैं और वह सुनिश्चित करता है कि वे जैस्पर को जहाज के सभी सुरक्षा कैमरों के बारे में जो कुछ भी सिखाते हैं उसके वीडियो और लिखित लॉग दोनों रखेंगे, लेकिन एलिसिया अभी भी अपने स्वयं के वीडियो लॉग के लिए सभी का साक्षात्कार करती है। वैज्ञानिक अभी भी अपने इंटेल को अद्यतित रखने के लिए परीक्षण चलाते हैं और चार्ली चालक दल के सदस्य लूथर के साथ पनडुब्बी के रखरखाव पर काम करता है। थोड़ी देर की यात्रा करने के बाद जहाज के उपकरण हस्तक्षेप के साथ झिलमिलाने लगते हैं और वैज्ञानिक एक संकेत को पकड़ने में कामयाब रहे। सामंथा तुरंत मामूली संशोधनों के साथ पृथ्वी के संकेत का उपयोग करके वापस भेजने के लिए एक संदेश डिजाइन करना शुरू कर देती है। वह एक बच्चे के रोने की आवाज में थोड़ी वृद्धि जोड़ती है ताकि यह संकेत मिल सके कि वे संवाद करना चाहते हैं। यदि गलती उसी स्पाइक के साथ एक संदेश लौटाती है तो वे इसकी बुद्धिमत्ता की पुष्टि करेंगे। इस बीच सेसिल और सिग्वार ने पुष्टि की कि सफेद पदार्थ जानवरों को उनके तंत्रिका तंत्र में डालकर नियंत्रित करता है, जैसे कि एक सेना का निर्माण करना जो उसके आदेशों का पालन करता है। बाद में जैस्पर जहाज को रोकता है और जब वे सामंथा के संदेश को प्रसारित करते हैं तो चार्ली और लूथर पनडुब्बी को टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाते हैं। बस कुछ सेकंड के बाद रडार पानी में कुछ बड़ा पता लगाता है, लेकिन दोनों जहाज में कुछ भी नहीं देख सकते हैं। उनके सेंसर भी इस रहस्यमय द्रव्यमान का पता लगाते हैं और कंप्यूटर को फिर से झिलमिलाने से पहले एक और संकेत उठाते हैं और वे नोटिस करते हैं कि द्रव्यमान करीब आ रहा है। उस क्षण लूथर नोटिस करता है कि उन्होंने अपने प्रशंसकों को खो दिया है और हवा से बाहर चल रहे हैं, इसलिए उन्हें बैकअप पर स्विच करना होगा। वह जहाज को इस बारे में सूचित करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने संचार भी खो दिया है। चिंतित लूथर मिशन को रद्द करना चाहता है, लेकिन चार्ली उसे रोशनी बंद करने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ कुछ है। जैस्पर और सिगुर उन्हें वापस आने के लिए कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके संदेश नहीं जाएंगे। सामंथा और लियोन को एहसास दिलाना कि हालांकि उन्होंने प्रसारण बंद कर दिया, संकेत अभी भी आ रहे हैं। पनडुब्बी में स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और लूथर फैसला करता है कि वे वापस जा रहे हैं। जैसे ही पनडुब्बी जहाज में वापस आती है, चार्ली पानी में तैरते चमकते सफेद पदार्थ को नोटिस करता है। बाद में सामंथा ने बताया कि उन्होंने उसके साथ संपर्क किया है क्योंकि इसने बच्चे के रोने में बदलाव के साथ अपना संकेत वापस भेज दिया, जिसका अर्थ है कि यह समझ गया कि उन्होंने क्या किया और दयालुता में जवाब दिया। उन्हें प्राप्त संदेश की तरंग दैर्ध्य को इकट्ठा करके वह एक छवि बना सकती है जिसे वह एक नए संदेश के रूप में भेज सकती है। इस बीच एलिसिया पनडुब्बी की जांच कर रही है।
जब वह अचानक हैंगर पूल में एक चमक देखती है तो जहाज की रोशनी तब तक झिलमिलाने लगती है जब तक कि वे पूरी तरह से बाहर नहीं निकल जाते, केवल कुछ सेकंड में वापस आने के लिए। क्रूज हॉरर के लिए वे कैमरों पर देखते हैं कि एलिसिया बेहोश है और हैंगर फर्श पर खून बह रहा है। सेसिल तुरंत उसे मेडिकल बे में ले जाता है और उसकी नाक में सेरेब्रल द्रव पाता है, जिसका अर्थ है कि वह गिर गई और उसके सिर को बहुत जोर से मारा। उसे जीवित रखना मुश्किल होगा। बाद में सामंथा टीम को बताती है कि वोल्टेज के दौरान जहाज के अंदर से आवाज का एक विस्फोट हुआ था, जबकि जैस्पर अपने पूरे चालक दल को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने उपकरणों की दोबारा जांच करने का आदेश देता है कि सिग्नल मशीन में खराबी नहीं है। लियोन एलिसिया का दौरा करता है और नोटिस करता है कि उसका शरीर अजीब स्थानों में ढका हुआ है। सेसिल का कहना है कि वे रक्त के थक्के नहीं हैं, इसलिए उसने दूसरों से एलिसिया को पकड़ने के लिए कहा, जबकि वह लकड़ी पंचर करती है। रीढ़ की हड्डी के तरल पदार्थ पर कुछ परीक्षण चलाने के बाद सेसिल ने पुष्टि की कि एलिसिया उसी सफेद पदार्थ से संक्रमित है जिसे युवा ने जानवरों में इंजेक्ट किया था और अपनी कोशिकाओं के साथ फ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। उस समय चार्ली स्वीकार करता है कि उसने पानी में कुछ चमक देखी और सिद्धांत दिया कि यह उनके पीछे वापस अंदर आ गया। हैंगर को तुरंत सुरक्षित किया जाता है और परीक्षण के लिए नमूने लिए जाते हैं। फिर सातों ने मुझे दुर्घटना के बारे में बताने के लिए फने बुलाया और मिफुने उन्हें सूचित करता है कि केकड़े हैं। एड्रियाटिक क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। इस बीच सामंथा संदेश को डिजाइन करना समाप्त कर देती है और तरंग दैर्ध्य को विकास के ग्राफिक की तरह दिखाती है, क्योंकि वह चाहती है कि पृथ्वी को पता चले कि मनुष्य भी समुद्र से आते हैं। संदेश भेजा जाता है और अब टीम जवाब के लिए कंप्यूटर के सामने बारी बारी से इंतजार करेगी। जबकि चार्ली खिड़की से पूल देखता है, वह अचानक नोटिस करती है कि पानी चमकने लगता है, जिससे प्रकाश के साथ सभी प्रकार की सुंदर आकृतियां बनती है। उसी समय कंप्यूटर पृथ्वी से एक प्रतिक्रिया उठाता है जो एक छवि भी बनाता है। कुछ क्षण बाद मिफुने हेलीकॉप्टर से आता है और टीम उसे पूल में रोशनी की रिकॉर्डिंग दिखाती है। जैसा कि सिगुर बताते हैं, यह एक एकल कोशिका जीव है जो आकार लेने में सक्षम एक बड़े बहुकोशिकीय द्रव्यमान में भ्रमित होता है। इसके बाद सामंथा संदेश से छवि दिखाती है जो सुपर कॉन्टिनेंट के आसपास के सुपर महासागर का प्रतिनिधित्व करती है, जो 250 मिलियन साल पहले अस्तित्व में थी जब पृथ्वी के महाद्वीप जुड़ गए थे। इसका मतलब है कि युआर में एक सामूहिक स्मृति है जो उनके डीएनए के माध्यम से पीढ़ी से पीढ़ी तक गुजरती है। पृथ्वी ने शायद लोगों को यह बताने के लिए एक संदेश भेजा कि वे शुरुआत से यहाँ है और मनुष्यों को पर्यावरण को नष्ट नहीं करने देंगे, लेकिन सीडर को लगता है कि प्रतिक्रियाएं एक संकेत है कि वर्ष बात करने के लिए तैयार है। जब सेसिल ने टीम को सूचित किया कि एलिसिया स्थिर है, चार्ली एक सिद्धांत साझा करता है। वह सोचती है कि पृथ्वी एलिसिया को मारने की कोशिश नहीं कर रही थी जब वे उसमें प्रवेश करते थे। यह वास्तव में चालक दल के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। यह पहली बार था जब उन्होंने एक संदेश वापस भेजने की कोशिश की, इसलिए पृथ्वी शायद यह पुष्टि करना चाहती थी कि मनुष्य बुद्धिमान थे। फिर लियोन एक नया संदेश बनाने के लिए कुछ वह ध्वनियों का उपयोग करता है और आपको बताता है कि मनुष्यों ने जानवरों की भी मदद की है। एक निजी कमरे में मिफुने जैस्पर को कुछ बुरी खबर लाता है। अगले घंटों के दौरान एक और सुनामी ने नाइजीरिया के अधिकांश हिस्सों को नष्ट कर दिया है। सेसिल परीक्षण चलाना जारी रखता है और अंत में एक दवा तैयार करता है जो रक्त कोशिकाओं का उपभोग करने वाले संक्रमण को नष्ट करने पर परीक्षण करना चाहता है और सिगुर तुरंत विरोध करता है, यह कहते हुए कि उर को मारने से समुद्र में जीवन को अपूरणीय क्षति होगी और उन्हें बातचीत करनी चाहिए। यदि सागर मरेगा तो मनुष्य भी मरेगा। एक बहस शुरू होती है क्योंकि टीम इस मुद्दे पर विभाजित महसूस करती है। अंत में वे केवल पूल में इसका परीक्षण करने के लिए सहमत होते हैं, इसलिए वे बाद में अपनी सुरक्षा के लिए बैकअप के साथ बातचीत कर सकते हैं। सेसिल और लूथर सूट करते हैं और पानी में दवा छोड़ने के लिए पूल में जाते हैं, जिससे तत्काल प्रभाव पड़ता है। रोशनी झिलमिलाती है क्योंकि उर एक ठोस लहर में उठता है और एक छोटे से विस्फोट में मरने से पहले चिल्लाता है जो सभी खिड़कियों को तोड़ देता है जो जहाज बनाता है। यह सब शक्ति थी और दोनों को बाहर कर देती है। सेसिल जल्दी से उठता है और लूथर को सीपीआर करने के लिए अंदर खींचता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, वह पहले ही मर चुका है। सभी प्रणोदन भी चले गए हैं। तो अब जहाज बस बह रहा है और कुछ ही सेकंड में यह एक बड़े हिमखंड से टकराता है। अचानक जहाज वापस जाने लगता है और उन्हें अपने नीचे उरी का एहसास होता है, जहाज को अपनी इच्छानुसार स्थानांतरित करते हुए। सामंथा ने अनुमान लगाया कि पूल से चीख ने समुद्र को एक संदेश भेजा होगा। जहाज हालांकि लंबे समय तक नहीं रहेगा, इसलिए जैस्पर जानना चाहता है कि वे होलर को क्यों नहीं मार रहे हैं। सिगुर बताते हैं कि उन्हें इसके एक छोटे से हिस्से को मारने के लिए भयानक परिणाम मिले। यह सब मारने से यह केवल बदतर हो जाएगा। उनका एकमात्र समाधान बातचीत करने की कोशिश करना है और सिगुर एक योजना बनाता है। उन्हें लूथर को सफेद पदार्थ के साथ इंजेक्ट करना चाहिए और चार्ली पनडुब्बी का उपयोग शरीर को सबसे केंद्रित क्षेत्र में या पूर्ण आज्ञाकारिता के संदेश के रूप में ले जाने के लिए कर सकता है। अचानक जहाज हिलता है और उन्हें पता चलता है कि उनने उन्हें एक और हिमशैल के खिलाफ धकेल दिया है। उन्हें जल्द ही खाली करना शुरू करने की आवश्यकता है, इसलिए सीडर ने सेसिल को एलिसिया और मिफुने के हेलीकॉप्टर के साथ जाने के लिए कहा। जैसा कि हर कोई योजना के लिए सब कुछ तैयार करने के लिए दौड़ता है, जड़ी बूटी जहाज को घेरने के लिए और अधिक हिमशैल लाती है और लूथर के शरीर को पनडुब्बी में फंसाने के बाद इसे फंसाती है।
वह अंदर गोता लगाता है। थोड़ी देर के लिए वह अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं देखती है, लेकिन आखिरकार उसे चमकता हुआ पदार्थ मिलता है। इसी समय जहाज अधिक तरंग दैर्घ्य उठाता है। अब वह काफी गहरी है। चार्ली एक कठिन निर्णय लेता है। लूथर बहुत दूर चला गया है, इसलिए संदेश को मान्य बनाने के लिए चार्ली इसके बजाय अपने शरीर का उपयोग करेगा। जहाज पर लोग उसके लिए रोते हैं, क्योंकि चार्ली खुद को इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ता है और पनडुब्बी के पानी को खत्म होने देता है। जल्द ही पृथ्वी दिखाई देती है और चार्ली को धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश करने के लिए पनडुब्बी से बाहर ले जाती है। यह हिमखंडों से अपनी शक्ति जारी करता है और जहाज फिर से चलने के लिए स्वतंत्र है। कुछ समय बाद चार्ली का शरीर एक समुद्र तट पर दिखाई देता है। वह जीवित है और जब वह अपनी आंखें खोलती है तो वे नीले रंग की चमक रही हैं। सदस्यता लेना और सूचनाओं को चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के अधिक वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।